हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर आंसर राइटिंग सेशन फॉर द डे। जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ी ब्रीफ में इंफॉर्मेशन कि हम लोग जो है आपको 11 AM पे 2 क्वेश्चन देते हैं मेंस के। या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे या फिर कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत हाई है। और हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को जो है 9 PM पे डिस्कस करते हैं। और आप लोग चाहो तो इन क्वेश्चंस को कोशिश करके खुद से लिखिए। और उसको हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन करके, तो आप आंसर लिख के इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपके फेलो एस्पिरेंट्स इसको चेक करके आपको एक इवैल्यूएशन दे सकते हैं, ठीक है। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि यहाँ से जो कुछ अच्छे आंसर या कोई भी एक आंसर पिक करें, एक या दो, और आपको बताएं कि क्या चीज़ें उसमें अच्छी हैं और क्या चीज़ें जो है इम्प्रूव की जा सकती है, ठीक है। तो एंड प्लीज़ देखिए, एक चीज़ है, कई लोग सोचते हैं कि आंसर राइटिंग अभी से क्या करनी, बट देखिए इस चीज़ में अगर आप कंसिस्टेंट रहे आंसर राइटिंग में, तो इवन इफ आपकी नॉलेज कम है बट अगर आंसर राइटिंग स्किल कम बेटर है, तो यू आर इन अ बेटर पोजीशन देन अदर्स जिनकी नॉलेज ज़्यादा है बट आंसर राइटिंग स्किल पुअर है, ठीक है। क्योंकि मेंस जो है आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है इस एग्जाम का, जिसका मेजर वेटेज है इस एग्जाम में, राइट, जिससे डिसाइड होता है आप लिस्ट के अंदर हो गए या बाहर, जिससे डिसाइड होता है आप क्या आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईएफएस बनोगे, क्या बनोगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आंसर राइटिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। So, in order to ensure free and fair elections in India, it is necessary to address institutional challenges faced by Election Commission of India, as well as issues of money and muscle power in Indian politics. Discuss. Basically, I think आप सबको समझ में आ ही गया होगा ये क्वेश्चन की थीम क्या है। आपको इसको डिस्कस करना है, इस पर चर्चा करनी है कि क्या चीज़ है, ये प्रॉब्लम बतानी है और फिर उसके सोल्यूशन भी बताने हैं, ठीक है। और कैसे प्रॉब्लम जो है फ्री और फेयर इलेक्शन को इम्पीड करती है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। पहली चीज आप कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, राइट। आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं तो अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, ओके। फिर आप कुछ इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस की बात की है कि नेसेसरी टू एड्रेस इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, तो फिर उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर आपको जो दिया गया है इश्यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये इश्यूज आप हाईलाइट करेंगे कि क्या इश्यूज है मनी और मसल पावर के इंडियन पॉलिटिक्स में और कैसे ये इश्यूज फ्री और फेयर इलेक्शन को अंडरमाइन करते हैं, ठीक है। बाद में देखिए डिस्कस है, तो आप बताओगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, इट हैज टेकन सम स्टेप्स, उसने कुछ स्टेप्स लिए हैं। और लास्टली कंक्लूजन में कि कुछ और वे फॉरवर्ड की क्या स्टेप्स ले सकते। तो चलिए एक एक पॉइंटर को देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सिंस देखिए जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। तो इसमें देखिए बहुत जरूरी होता है कि आप आर्टिकल्स यूज कर सकते हो। तो अगर आप इससे स्टार्ट ही कर दो कि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द पावर टू सुपरवाइज डायरेक्ट कंट्रोल एंड प्रिपेयर इलेक्शन रोल, या इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। तो आर्टिकल 324 गिव्स दी power to election commission of India to ensure that elections in India are free and fair, are conducted in a free and fair manner। या फिर कुछ ऐसा भी लिख सकते हो that India is the largest democracy of the world। ये सब आपको पता है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। एंड टू इंश्योर ये इंश्योर करने के लिए कि ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी बॉडी बनाई गई है जो फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया है कि इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका, या तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाला पॉइंट यूज कर सकते हो या फिर आप ये आर्टिकल 324 का ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ सीधा अपने उस पे पॉइंट पे, जो चीज़ है इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस। तो देखिए इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस है, सबसे पहले कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स के लिए कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज होती है कि देखिए ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है तो बायस्ड हो गए।
नहीं, बट फिर भी एक एप्रीहेंशन आ जाता है कई बार पॉलिटिकल पार्टीज, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज फिर एलिगेशन लगा देती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो बायस्ड है। अब हो सकती है वो बायस या नहीं हो सकती, पर ये जो ऐसी चीजें हैं कि कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है क्वालिफिकेशन का, तो वो एक तरीके से उसकी जो है क्रेडिबिलिटी को थोड़ा कम करती है। ठीक है, फिर नॉन ट्रांसपेरेंसी इन नॉट इलेक्शन बट इट वुड बी सिलेक्शन। ओके, सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 कमिश्नर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे चूज किया जाता है, इसमें जो है ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं। बेसिकली ये दोनों चीजें हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, कि अपॉइंटमेंट को मोर ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव बनाया जाए ताकि कोई भी डाउट ना रहे रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, प्लस इन पे जैसे सीएजी है, अब सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट सीएजी के लिए स्पेसिफिकली एक लिमिटेशन रख रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सीएजी जो है आपका वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में। ठीक है, तो ये जो है सीएजी के लिए जो है ये रिस्ट्रिक्शन डाल रखी है, पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं है। तो अगेन ये बेसिकली एक ओपन अप कर देता है एक एरिया की जहां लोग बोल सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर मतलब अपनी रिटायरमेंट के बाद चीजों के लिए जो है बायस्ड हो सकते हैं। और इसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैव पावर टू आउटवोट दी सीईसी। तो ऑब्वियसली ये आपको पता है कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, वैसे तो नॉर्मली प्रिफर्ड है कंसेंसस, बट अगर कंसेंसस नहीं हुआ तो मेजॉरिटी बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इंस्टीट्यूशनल चैलेंज है। ठीक है, लैक ऑफ कैपेसिटी टू टेक एक्शन इन सर्टेन केसेस लाइक डी रजिस्टरिंग। तो देखिए एक बड़ी ही यूनिक चीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि इट कुड रजिस्टर दी पॉलिटिकल पार्टीज, बट अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ गलत करती है तो उसको स्पेसिफिकली डी रजिस्टर करने की पावर नहीं दी गई है, और इसीलिए उसके पास ऐसी पावर्स नहीं है। इसीलिए कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है इतना उनसे मतलब उसकी बात इतने सीरियसली नहीं लेती या उसकी बात को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती। ठीक है, नो पावर इन इन्फोर्सिंग इनर पार्टी डेमोक्रेसी एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टी फाइनेंसेस। तो ऑब्वियसली और पावर्स पे लिमिटेशन क्या है, इनफैक्ट आप जो है इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस में इसको क्लब कर सकते हो कि अपॉइंटमेंट को लेके चैलेंजेस। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को लेके चैलेंजेस, ये भी बोल सकते हो। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में एक एडिशनल चीज आप क्या बता सकते हो कि जो दूसरे दो जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उसको आर्बिट्ररी वे में प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकता, बट जो दूसरे दो जो इलेक्शन कमिश्नर्स है उनके पास सेम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है जैसा सीईसी के पास है। ठीक है, तो दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स है उनको रिमूव करने के लिए सीईसी रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, बट सीईसी को रिमूव करना है तो इसके लिए प्रोसीजर जो सेम है सीएजी जैसा है। ठीक है, तो इसीलिए जिस लेवल की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है सीईसी को है, सेम लेवल की दूसरे दो इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि दूसरे दो इलेक्शन कमिश्नर्स है उनको भी सेम लेवल की देनी चाहिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, तो ये एक और चैलेंज है, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को लेके हो गया। और तीसरा हो जाएगा पावर्स को। तो ऑब्वियसली पावर्स को लेके यही चीजें जो आपको बताई कि जैसे एक तो कहीं इसके पास पावर नहीं होती है डी रजिस्टर करने की, पार्टी का इनर पार्टी डेमोक्रेसी और रेगुलेशन ऑफ पार्टी फाइनेंसेस, इसमें भी लिमिटेड पावर है। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक मेजर चीज है जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है इलेक्शंस। ठीक है, रेगुलेट करता है इलेक्शंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, पर देखा गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, मतलब कोई लॉ से नहीं बना हुआ है, किसी स्टैट्यूटरी लॉ के थ्रू नहीं, इसीलिए कई बार इसको वायलेट कर दिया जाता है, और कभी कभी इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है और कभी नहीं लेता। इसलिए कहा जा रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है लीगल बैकिंग दी जाए, तो ताकि हर केस में जो है वायलेट होगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। इसके अलावा एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, रादर इट इज वोटेड बाय पार्लियामेंट। अगेन देखिए कोई भी एक्सपेंडिचर को चार्ज क्यों करते हैं, जैसे सीएजी का, वो बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि वो बॉडी इंडिपेंडेंट रहे, ताकि ऐसा ना हो कि उसकी बॉडी के एक्सपेंडिचर जो है अगर वो मान लो किसी चीज के अगेंस्ट जा रहा है तो उसके एक्सपेंडिचर कम कर दे। क्योंकि देखिए पार्लियामेंट में मेजोरिटी किसकी होती है, रूलिंग पार्टी की। ठीक है, पार्लियामेंट में मेजोरिटी होती है, जस्ट अ सेकेंड, तो पार्लियामेंट में मेजोरिटी होती है रूलिंग पार्टी, जो मेजोरिटी पार्टी होती है
राइट, वही रूलिंग पार्टी होती है। तो वो चाहे कुछ भी पास करा के जो है मतलब सीएजी अगर उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा हो कुछ भी पास करा सकती है, और सीएजी अगर एक्सपेंडिचर चार्ज नहीं होता तो सीएजी जो है उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। तो सेम चीज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये तो कुछ इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस थे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे मनी पावर के कारण, आप सब जानते हो मनी पावर के कारण अब क्लियरली शुरुआत में ही बता दो कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट। और इसके कारण क्या थ्रेट्स आते हैं, ऑब्वियसली आप सब जानते हो कि इलेक्शन में जो है पैसों का बहुत ज्यादा यूज होता है हाई लेवल पे, ठीक है, और बहुत सारा ब्लैक मनी भी होता है। तो इसके कारण थ्रेट होते हैं ब्लैक मनी के, प्लस करप्शन भी। कोई नेता अगर जो है पैसा लगा के इलेक्शन में जाएगा, बहुत सारा ब्लैक मनी लगा के जाएगा, तो ऑब्वियसली वो आगे जाके करप्शन करके वो पैसा वापस, उससे ज्यादा पैसा वापस कमाने की सोचेगा। तो इसीलिए ब्लैक मनी और करप्शन का थ्रेट होता है, ठीक है। ब्राइब्स एंड फ्रीबीज, पेड न्यूज कल्चर और एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर मतलब ऑब्वियसली आप दो लोग हैं, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, पर्सन बी बहुत पैसे वाला है, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है क्योंकि वो मनी पावर को यूज कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने रूल्स बनाए बट वो चेक नहीं कर पा रहा है मनी पावर को। इनफैक्ट अगर आप बोलो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ही जो स्पेंडिंग थी, जो इलेक्शन में पैसा खर्च हुआ, इट वॉज वेल अबव द लिमिट सेट बाय ईसीआई। तो ये सब क्या करता है कि किसी एक पर्सन के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसको एडवांटेज मिलता है इलेक्शन में। तो ये क्या कर रहा है, ये अंडरमाइन नहीं कर रहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शंस पैसे की पावर से थोड़ी ना लड़ना था, ठीक है ना। तो ये मनी पावर क्या कर रहे हैं इस तरीके से, ये ब्लैक मनी, ब्राइब, फ्रीबीज, पेड न्यूज कल्चर और एंट्री बैरियर करके जो है फ्री और फेयर इलेक्शन अंडरमाइन कर रहा है। एंट्री बैरियर जरा अगर आपको समझना हो तो बेसिकली आप जानते हो किसी भी मेजर पार्टी से कंटेस्ट करने के लिए पार्टी टिकट चाहिए होता, और आप कई बार देखते हो कि पार्टी टिकट्स जो है दे आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस। तो कोई बहुत ही अच्छा बंदा हो, वो अगर पब्लिक स्पिरिटेड हो, जो जनता की सेवा करना चाहता हो, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो कंटेस्ट नहीं कर पाएगा इवन किसी करप्ट के साथ। एक तरफ एक करप्ट बंदा है जो करप्शन के थ्रू पैसा कमा रहा है, वो कंटेस्ट कर सकता है पार्टी टिकट पे, और दूसरा जो अच्छा बंदा है जो जो मतलब बहुत ही ईमानदार टाइप का है, तो वो उससे कंटेस्ट करने में उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि उसके पास मनी पावर है, वो वोटर्स को ब्राइब दे सकता है, वो पेड न्यूज चला सकता है, ठीक है ना। तो एक तरफ उसको एडवांटेज हो गया अनफेयर, ठीक है। तो ये फ्री और फेयर इलेक्शंस अंडरमाइन करता है। इसी तरीके से मसल पावर का भी यूज किया जाता है, और जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाते, जबकि जो करप्ट कैंडिडेट्स हैं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं, वो लोग जो है ज्यादा इलेक्शंस को जीत पा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने एडीआर की रिपोर्ट की बात कर सकते हो आप यहाँ पे। इनफैक्ट अगर फिगर कोट करना हो आपको तो बेसिकली 2014 में आपके 34% जो पार्लियामेंटेरियंस इलेक्ट हुए थे, पार्लियामेंट में जो इलेक्ट हुए थे, लोकसभा में, नॉट पार्लियामेंट, लोकसभा में जो 2014 का इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन लोकसभा का, उसमें 34% जो लोकसभा के उसमें इलेक्ट हुए थे वो क्या थे, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। और 2019 में ये बढ़ के हो गया आपका आपका हो गया 43%। ये एडीआर की रिपोर्ट ही है। और 2014 से पहले 2009 में कितना था, 2009 में इट वाज समवेयर अराउंड 30%। प्लीज ये डेटा नोट कर लो, बहुत काम आएगा। 30%, 2009 में 30% था और 2004 में 27% था, ठीक है। तो ये डेटा नोट कर लो आप, ऐसे ग्राफ बना के इतना लिखने की जगह ग्राफ बना के दिखा देना कि 27%, 30%, 34%, 43%, ठीक है। ये यहाँ पे आप अलग अलग लिख देना, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ में ये आपका 2004, 2009, 2014 और 2019, ठीक है। इस टाइप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। प्लस विनेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, आप सब जानते हो कितना पैसा है कैंडिडेट के पास, वो विनेबिलिटी डिटरमाइन करता है। तो अगेन ये क्या कर रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि सबको बराबर का चांस नहीं मिल रहा। जिनके पास ज्यादा पैसा है, जिनके पास ज्यादा मसल पावर है, उनको ज्यादा अच्छा चांस मिल रहा है, ठीक है। तो चांस ऑफ विनिंग कैंडिडेट विद क्रिमिनल केसेस वाज दिस, ये भी एडीआर ने बताया, ठीक है, कि 15% था कि कोई कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैकग्राउंड के जीतने का चांस 15% था, जबकि क्लीन बैकग्राउंड वाले का जस्ट 4.7। एंड ऑब्वियसली जब क्रिमिनल्स आते हैं तो कई इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करते हैं, ठीक है। तो इससे डील करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या स्टेप्स लिए, वीवीपैट्स, ऑब्वियसली
सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बूथ कैप्चरिंग, जो मसल पावर यूज करके बूथ कैप्चरिंग होता था या क्या बैलेट स्टफिंग होता था, ठीक है, ऐसी जो मसल पावर यूज करके प्रैक्टिसेस होती थी उनको रोका गया। ठीक है, ओपनिंग ऑफ सेपरेट डिविजन्स इन इलेक्शन कमीशन टू ओवरसी इलेक्शन एक्सपेंडिचर, राइट, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की जो क्लियरली एक्सपेंडिचर मॉनिटर करेंगे। ठीक है, और भी जैसे मैंडेटरी यूज ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड चेक्स फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस, तो 20,000 से ऊपर कोई भी इलेक्शन एक्सपेंस कर रहा है तो उसके लिए बैंक अकाउंट और चेक्स का यूज करना। ठीक है, तो ये कुछ मेजर्स है। इनफैक्ट इसके अलावा स्वीप, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया था, प्लस और भी कैंपेन्स लॉन्च किए थे। ठीक है, और एक रिसेंटली ऐप भी लॉन्च की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, जहाँ जहाँ जो है सिटीजन्स रिपोर्ट कर सकते थे, अगर कोई इलेक्शन में मैल प्रैक्टिस है तो सिटीजन्स रिपोर्ट कर सकते थे उसको। ठीक है, एक ऐसी ऐप भी लॉन्च की थी, शायद से ई विजिल, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट यू कुड सर्च इन गूगल की ऐप बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू मॉनिटर इलेक्शंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये चीजें इलेक्शन कमीशन ने की, बट कुछ और चीजें करनी पड़ेगी। तो कंक्लूजन में आप बताओगे व्हाट इज द वे अहेड। वे अहेड सीधा सीधा, तो जो इलेक्शन कमीशन ने डिमांड्स की हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा कि कैसे इन इश्यूज को ठीक डील किया जा सकता है। ओके, और ऑब्वियसली लीगल सपोर्ट, लीगल सपोर्ट में सीधा सीधा एक बोल सकते हो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगलाइज कर दो, प्लस इलेक्शन कमीशन को और पावर दो, मोर पावर्स। ठीक है, और दूसरा अपॉइंटमेंट को लेके आप ये बोल सकते हो, सेकंड एआरसी ने रिकमेंड किया है एक कोलिजियम सिस्टम, कि एक ग्रुप ऑफ, जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल अपॉइंट करें, जैसे जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ये रिकमेंडेड है। सेकंड एआरसी ने रिकमेंड किया है कि इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक कोलिजियम जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, लॉ मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये जो है रिकमेंड करेंगे कि प्रेसिडेंट को कि किसको जो है सीईसी और ईसी अपॉइंट करना है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये 10 मार्क का है, तो आपको थोड़ा क्विक और पॉइंटर वाइज लिखना है दैट व्हाई अ स्टेबल म्यांमार इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, डिस्कस इन बैकड्रॉप ऑफ रिसेंट मिलिट्री कूप इन म्यांमार। तो आप सबको पता है रिसेंटली म्यांमार में पहले डेमोक्रेसी थी, अब वापस जो है कूप हुआ। पहले मिलिट्री रूल था, उसको जिसको जुंटा रूल बोलते थे हम, जुंटा रूल। ठीक है, फिर बीच में आंग सन सूकी ने जो है एक मतलब अपना कैंपेन लॉन्च किया था, उसके बाद डेमोक्रेसी आई, अब वापस जो है कूप हो गया है वहां, मिलिट्री कूप, और मिलिट्री रूल वापस आ गया। तो उसकी इम्प्लीकेशन, तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे तो बड़े आराम से इसके 4-5 पॉइंटर्स आप बड़े आराम से लिख सकते हो। ठीक है, और ये सिंस 10 मार्क का है तो यहाँ पे नॉलेज के लिए ज्यादा चीजें बताएंगे, बट वहां पे आपको मतलब पॉइंट फटाफट लिखना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप रीसेंट इवेंट के बारे में बता सकते हो जो हुआ है म्यांमार में, यू कुड टेल अबाउट द रीसेंट इवेंट इन म्यांमार। ठीक है, दैट, और क्यों बेसिकली वहां जो मिलिट्री जुंटा थी उन्होंने कहा कि जो जनरल इलेक्शंस हुए थे अभी वहां बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी, इसीलिए वो रिजल्ट्स को नहीं मान रहे। ठीक है, तो ये थर्ड टाइम था जब से कूप हुआ है वहां पे। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें अगर आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर में तो उसमें भी आती है, तो इनसे एक रीसेंट इवेंट के ऊपर है, तो इस रीसेंट इवेंट के थ्रू ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, नाउ स्टेबल म्यांमार इंपॉर्टेंट क्यों, तो बेसिकली बहुत सारे डाइवर्स रीजंस, बट सिंस एक चीज है, ये किसका है, GS2 IR का है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो पहले IR वाला पर्सपेक्टिव लिखोगे आप, तो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन दोनों पॉलिसीज के लिए म्यांमार इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी दोनों के लिए म्यांमार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज, म्यांमार भी काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। ठीक है, ये बांग्लादेश, चाइना और बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करता है, कोस्टल एक्सेस टू बे ऑफ बंगाल भी है। ठीक है, और इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर भी है। ठीक है, बाकी नेशनल, अब आ जाओ अगले पर्सपेक्टिव पे, नेशनल सिक्योरिटी। तो आप जानते हो कि बेसिकली कई सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, राइट, स्पेशली ये जो NSC एंड नागालैंड का है, जो अक्रॉस द बॉर्डर ऑपरेट करते हैं फ्रॉम म्यांमार। ओके, तो ऑब्वियसली अगर वहां पे मिलिट्री रूल आएगा, इंस्टेबिलिटी आएगी, अगर म्यांमार स्टेबल नहीं है
तो ऐसे ग्रुप्स और इजीली एग्जिस्ट कर सकते हैं म्यांमार में, ठीक है। और ऐसे ग्रुप्स अगर और इजीली करेंगे तो वो ज़्यादा इंडिया पे जो है, इंडिया को हार्म करने की उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखे जाए तो जियोपॉलिटिकल के अलावा म्यांमार इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इंडिया काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज सोर्स कर सकता है म्यांमार से, ठीक है। बाकी दो इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया को आसियान कंट्री से कनेक्ट करेगा, और अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये इंडिया को आसियान से कनेक्ट करेगा, इंडिया म्यांमार थाईलैंड IMT ट्राइलेटरल हाईवे, ठीक है। और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये दोनों प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो कनेक्टिविटी, कि इंडिया की आसियान कंट्री से कनेक्टिविटी बनाएगा। दूसरा कनेक्टिविटी ये है कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी इंडियन मेनलैंड से, स्पेशली ये वाला प्रोजेक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी इंडियन मेनलैंड से डेवलप करेगा। तो ये एक तरीके से आपको जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जो इंडिया की चिकन नेक है, उसको बाईपास करने का जो है एक रास्ता देता है, ठीक है। मतलब उसको बेसिकली एक अल्टरनेटिव रूट देता है वहां से। और जो ये ट्राइलेटरल हाईवे है, अगर ये बनता है तो ऑब्वियसली आसियान कंट्रीज के साथ ट्रेड बढ़ जाएगा। और अगर ट्रेड बढ़ गया तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? नॉर्थ ईस्ट पार्ट को, जो सबसे लीस्ट कनेक्टेड है और थोड़ा जो है रिलेटिवली डेवलपमेंट इंडिकेटर, रिलेटिवली जो इतना डेवलप नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में, तो उनको काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। और लास्टली काउंटरिंग चाइना, ऑब्वियसली चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है, प्लस उसका वन बेल्ट वन रोड का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें म्यांमार इंपॉर्टेंट है। तो सर्टेनली अगर इंडिया को अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने, तो इंडिया को स्टेबल म्यांमार चाहिए जिसके साथ वो एक अच्छे रिलेशन बनाए। तो इस तरीके से इंडिया इंश्योर कर सकता है कि चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना आए म्यांमार पर, ठीक है। तो चाइना आप देख रहे हो बेसिकली पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इन सारे नेशंस पे जो है, नेपाल, इन सब पे, इंडिया के अराउंड वाले नेशंस पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अपना। क्यों? ऑब्वियसली इनके थ्रू जो है वो इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। पर अगर इंडिया को इसीलिए जो है म्यांमार स्टेबल चाहिए, जिसके साथ अच्छे रिलेशन होंगे, वहाँ डेमोक्रेसी होगी, तो डेमोक्रेसी के बीच में ज़्यादा अच्छा रिलेशन होता है। बट अगर मान लो वहाँ अच्छा स्टेबिलिटी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे चाइना जो है वहाँ के मिलिट्री रूल वालों को इन्फ्लुएंस कर सकता है मोर इजीली, ठीक है। एंड लास्टली रोहिंग्या इशू, ऑब्वियसली इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट पे, इंटरनल सिक्योरिटी से, तो रोहिंग्यास बेसिकली जो वहाँ के रैखाइन स्टेट में रहते हैं, ठीक है, मुस्लिम से, उनके अगेंस्ट अगर जो है पास्ट में जो है वायलेंस किया था वहाँ की मिलिट्री जनता ने, और वहाँ से बहुत सारा एग्जॉडस हुआ था उनका। और उनका जो एग्जॉडस हुआ था वहाँ से, मतलब बहुत सारे लोग गए थे, तो काफ़ी लोग इंडिया में भी है। तो दो तीन इश्यूज है यहाँ पे। एक तो ये है कि वहाँ पे जब इतना उनके अगेंस्ट वायलेंस हुआ था, तो वहाँ कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे, अराकान जैसे एक टाइप की आर्मी टाइप की बन गई थी वहाँ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जो ना सिर्फ म्यांमार को थ्रेटन करते हैं, बट वो एक्सट्रीमिज्म जो है इंडिया को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। बाकी ये जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज आते हैं, तो कई बार जो है इंडिया पे बर्डन डालेंगे, इंडिया में जो लोकल्स है, जो उनके अगेंस्ट जो है, मतलब उनसे इनका क्लैश होगा, जैसे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स इलीगल माइग्रेंट्स के थ्रू होता है। तो वैसे ये इश्यूज भी आ सकते हैं इंडिया के लिए, जो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली, और जो एग्जिस्टिंग रेफ्यूजीज है, उनको भी जल्दी से जल्दी वहां से रिटर्न करने के लिए इंडिया और बांग्लादेश से जो है स्टेबल म्यांमार चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंक्लूजन, इंडिया का स्टैंड बता सकते हो कि इंडिया क्या चाहता है म्यांमार के लिए, कि कंसर्न एक्सप्रेस किया है कूप पे। और इंडिया हमेशा चाहता है जहां भी हो, चाहे अफगानिस्तान हो या म्यांमार, अफगानिस्तान में भी इंडिया क्या बोलता है कि डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड होना चाहिए, कोई फ्री स्पेस नहीं हो चाहिए जहाँ टेररिस्ट ग्रुप हो सके। तो सेम चीजें यहाँ पे भी है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है अपहेल्ड हो, जो अफगानिस्तान में, वो यहाँ पर। और इंडिया विल ऑल्सो ऐसा नहीं कि प्रेजेंट रेजिम से इंगेज करेगी, और कोशिश करेगी कि म्यूचुअल डेवलपमेंट हो लोगों का दोनों साइड पे, ठीक है। तो अगेन, तो ये चीजें जो है आप और एक फॉरवर्ड लुकिंग ये भी बता सकते हो। तो शेयरिंग एक्सपीरियंस इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड फेडरलिज्म टू असिस्ट म्यांमार इन रिजॉल्विंग प्रिवेलिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो इंडिया का एक्सपीरियंस है एज ए डेमोक्रेसी, वो शेयर कर सकता है, ताकि जो ये कूप बार बार हो रहे हैं म्यांमार में ना हो, ठीक है। अब चलिए कुछ आंसर्स देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन के लिए जो आंसर है,
तो ऑब्वियसली आर्टिकल 324 से शुरू किया है, अच्छी बात है, बट एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए, आपका जिन्होंने भी ये लिखा है, देखिए यहाँ पे जो भी चेकिंग जो हम चेक करके बताते हैं ये आपको बस इम्प्रूवमेंट के लिए बताते हैं, तो ज़्यादा डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं। तो आप देखिए एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, एक तो आप इंट्रो ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पहली चीज। दूसरी चीज आप देख रहे हो कितना लंबा इंट्रोडक्शन है, इतना लंबा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा लंबा है, जैसे ये जो एस्पेक्ट्स है, फिक्स टेन्योर, सैलरी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब पूछा नहीं गया है, ठीक है, ये सब चीजें जो है पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो पहली चीज तो जैसे इन्होंने जो है इंट्रोडक्शन बहुत लंबा लिखा है, ठीक है, एक तो ये इशू है इसमें, ठीक है। तो ये जो ये है, जैसे इलेक्शन कमीशन कंसिस्टेड ऑफ वन चीफ सी एंड 3 अदर, इतना ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा जो है ब्रीफ में जो मेंशन करिए जैसे बताया, और फिर सीधा जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का उस पर आ जाइए, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे जो है सैलरी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली चार्ज तो नहीं होती, तो नॉर्मली तो हर चीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाती, तो इस पॉइंट का मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीजें गलत भी यहाँ पे, मतलब अगर आपको कुछ चीज नहीं पता तो वो आप ना लिखिए, रादर देन कुछ गलत या कुछ वेग लिखने की जगह, ठीक है। वेग या गलत चीजें मत लिखिए, ठीक है। अब अगली चीज कि इन्होंने जैसे चैलेंजेस है, तो ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बताया तो है कि इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस आर फेस्ड बाय, पर अगर इनको बताना ही था तो इसको स्ट्रक्चर अच्छे से कर देते, एक प्रेजेंटेशन अच्छे से दे देते। मतलब कैसे, फिर जैसे ये बताया कि इसको एक इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस ऐसे करके एक हेडिंग बना, सब हेडिंग बना के उसको बॉक्स में डाल देते, तो एक क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता। नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि कौन सा पोर्शन जो है आपके आंसर का किस चीज को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। तो नो क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, अब ये अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं बनाओगे तो आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा क्या चीज है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस बनाओ कि नो क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन, इलेक्शन भी नहीं, सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत भी है, ठीक है। री अपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, तो इसको भी पूरा एक्सप्लेन करिए क्या चीज, री अपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट व्हाट। तो प्लीज जो भी पॉइंट आप देखिए, मैं समझ गया आप जो बोल रहे हो, बट अगेन ऐसा नहीं होता, वहां पे आपको प्रॉपरली अपनी आंसर शीट में पूरा पॉइंट लिखना होता है, ठीक है। अगला नंबर ऑफ टेन्योर फिक्स, तो अगेन बहुत ही शॉर्ट में। फिर इशू ऑफ मसल एंड मनी पावर, तो इसको जो है दो डिफरेंट हेडिंग्स में लिखिए, ठीक है, डिफरेंट हेडिंग्स में लिखिए। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, इसको अगेन चाहते ग्राफ से, अगर आप ग्राफ बता के बोलते, यही चीज अगर आप वो ग्राफ बना देते और एडीआर लिख देते यहाँ पे, तो इट वुड हैव फेच्ड यू मोर, ये क्रेडिबिलिटी इस पॉइंट की बढ़ जाती, ठीक है। अब नेक्सस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, ब्यूरोक्रेट्स एंड बिजनेस, तो ऑब्वियसली दिस इज वन एंड द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट को, एक फैक्ट है उसको लेके और एक उसको जो है एक्सप्लेन कर। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी बिटवीन मेंबर्स, तो अगेन इसमें भी जो है आपको क्लियरली बताना चाहिए, अगर आप कोई पॉइंट बता रहे हो कौन से मेंबर्स, बिटवीन विच मेंबर्स, तो आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना है अपने पॉइंट्स को, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये इनका समझ नहीं आ रहा, बट आई डोंट नो व्हाट दिस इज, तो थोड़ा बहुत हैंडराइटिंग का भी इशू है। तो रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है। ग्रीड फॉर नेक्स्ट, अब देखिए ऐसी चीजें जो है आप लिखने से बचिए, क्योंकि ये एक जो है आपको ऑब्जेक्टिवली चीजें लिखना है, ठीक है। आप ये चीज किसी फैक्ट के थ्रू प्रूव नहीं कर सकते, ग्रीड फॉर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है। या अगर आपको ये लिखना भी है तो आप उसको और अच्छे से लिखिए। देखिए ग्रीड एक ऐसा टर्म है जो आप यूज नहीं कर सकते, इतनी हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए ग्रीड को आप यूज नहीं कर सकते। सर्टेनली चीज जो है उसको बताना है, बट उसको अच्छे से बताना है आपको, ठीक है। यू कुड से दैट कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस बिकॉज ऑफ दी फॉर नेक्स्ट रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, इस टाइप से। और रीसेंट इलेक्टोरल बॉन्ड इशू, तो ऑब्वियसली आपने लिख तो दिया, बट क्या इशू है इसको एक्सप्लेन करना। फिर अगला है जैसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज, क्या आपने स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं लिखा है, फॉर बीइंग होली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ कोविड। अगेन देखिए जो क्वेश्चन है इट इज नॉट दिस, ओके। इस टाइप की चीजें आप अगर आपको लिखना है तो पहली चीज तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है, नॉट सुप्रीम कोर्ट, तो आप पहली चीज तो गलत लिख रहे हो, ठीक है। तो प्लीज एक चीज है, अगर आपको नहीं पता तो गलत मत लिखिए, ठीक है। ये मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है, तो गलत लिखोगे
तो उसके कारण ये भी हो सकता है पूरे क्वेश्चन को काट के आपको 0 दे दे। आप लिखो, थोड़ा बहुत ही आता है, थोड़ा बहुत लिखो, बट वो सही लिखो, ठीक है। नाउ वे फॉरवर्ड, ऑब्वियसली यहाँ पे कंक्लूजन में आप बता सकते थे इसको अच्छे से, कंक्लूजन बना के कि थोड़ा बहुत ईसीआई ने क्या मेजर्स लिए वो भी बताते, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में बताया कि इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अगेन आपने चीजें लिख दी हैं, बट अगेन जैसे टी एन शेषान का यहाँ पे आपने एग्जाम्पल दिया, तो ये एक एज अ पॉइंटर दे सकते थे, 4-5 चीजें आप एज अ पॉइंटर बता सकते थे कि वे फॉरवर्ड में ये चीजें की जा सकती है कि 1 2 3 4 ये, और लास्ट में एक नीचे लिख देते कंक्लूजन में कि ये चीजें कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो है आपका जो है इलेक्शन कमीशन और इफेक्टिवली फंक्शन करेगा और फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे, ठीक है। अब आ जाइए अगला, जो है ये अगेन 10 मार्कर है, ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा। देखिए ये चीज मैं बहुत एम्फेसाइज करता हूँ कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कम कंप्रेस करके लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर 10 मार्कर में भी बहुत सारा लिखोगे आप, तो ऑब्वियसली 10 मार्क के लिए भी आप सेम टाइम दे रहे हो, 15 के लिए भी सेम टाइम दे रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता। ज्यादा आपको 15 मार्क्स के लिए ज्यादा टाइम देना चाहिए ताकि 15 में से आपके ज्यादा मार्क्स मिले, ठीक है। तो वाई अ स्टेबल म्यांमार इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, डिस्कस इन द बैकड्रॉप ऑफ रिसेंट मिलिट्री coup, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन म्यांमार, आई डोंट नो, ईस्ट ऑफ इंडिया, तो थोड़ी हैंड राइटिंग आपको प्रॉपरली लिखनी होगी, ठीक है। आपने डेफिनेटली ये बताया बॉर्डर के बारे में, बट अगेन था क्या किस चीज पे, रिसेंट मिलिट्री coup। तो अगर ज्यादा बेटर इंट्रोडक्शन लिखना होता तो दैट वुड बी कि आप इस रिसेंट मिलिट्री coup से ही शुरू करते, ठीक है। जो करंट इवेंट जब मेंशन ही किया है क्वेश्चन में, तो करंट इवेंट को बताते हुए इशू करते हैं। हालांकि ये भी अच्छे फैक्ट मेंशन किए, बट अगेन ये आप आगे यूज कर सकते थे कि स्टेबिलिटी ऑफ म्यांमार क्यों चाहिए, वहां पे ये फैक्ट यूज कर सकते हैं, बॉर्डर और कौन से स्टेट उससे कनेक्टेड है, वहां पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सब आपको आगे यूज करना था, ठीक है। नाउ आपने यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ म्यांमार, तो आप बेसिकली एक जनरलाइज्ड वे में देख रहे हो, ये इंडिया म्यांमार के रिलेशंस के बारे में बात करें। पर देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप समझे नहीं। क्वेश्चन था कि स्टेबल म्यांमार क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं था कि म्यांमार क्यों इंपॉर्टेंट है, म्यांमार ऑब्वियसली हर नेबरिंग कंट्री इंपॉर्टेंट है, बट स्टेबिलिटी म्यांमार में क्यों इंपॉर्टेंट, कि स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इंडिया के कौन से जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो बताएं आपको, वो जो है आपके अफेक्ट होंगे। तो एक तरीके से आपने जो एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा है वो नहीं बताया आपने यहाँ पे आपने एक जेनरिक चीज लिख दी है, ठीक है। ये जेनरिक आपने लिख दिया है, ठीक है। तो अगेन हिस्टोरिकल टाइज, कल्चरल टाइज, ये रेलिवेंट नहीं था, ये यहाँ पे लिखना नहीं था। रिलीजियस टाइज, अगेन ये जरूरी नहीं था, ठीक है। ये भी बोथ कंट्रीज बिलीव इन डॉक्ट्रिन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ऑब्वियसली आप ये यहाँ पे लिख के, ऑब्वियसली आप इसको कैसे लिंक कर रहे हो क्वेश्चन से, बिलीव करते हैं, बट अगेन अभी जो हो रहा है उसको आपको बताना उसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे, ठीक है। नाउ दिस वन इज इम्पोर्टेंट, सही पॉइंट लिखा आपने, अल्टरनेटिव रूट, इट कैन एक्ट एज अ अल्टरनेटिव रूट टू कनेक्ट विथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो जैसे मैंने आपको बताया वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो ये अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया है यहाँ पे कि जो है ऑल्टरनेटिव रूट किसके लिए, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो आपका चिकन नेक बोला जाता है उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है। बाकी ट्रेड रिलेशनशिप, ऑब्वियसली ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि अगेन इंस्टेबिलिटी होगी तो इंडिया के ट्रेड जो है उससे कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपने एंड में जो लिखा है, एंड में लिखा है मिलिट्री कूप इन म्यांमार, तो आप देख रहे हो इशू क्या हो रहा है, आपको चीजें पता है बट आपने उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके नहीं लिखा और कुछ अननेसेसरी चीजें लिख दी है, ठीक है। और अगेन आपने 10 मार्क का था, 10 मार्क्स का, आपने मिलिट्री कूप पे इतना सारा पूरा आपने डिस्कस, इतना सारा नहीं लिखना, थोड़ा बहुत लिखना है आपको, ठीक है। सो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इंडिया बिलीव्स रूल ऑफ लॉ, ये जो चीज है ये आपका जो है ये अच्छा था, ये आप कंक्लूजन की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। अगेन आपने रैंडमली पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है, रैंडमली पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कोई अगर आप रैंडमली पॉइंट्स लिख रहे हो तो ऑब्वियसली जो चेक करने वाला है उसको भी एक क्लियरली समझ में नहीं आता कि आपने कितने अच्छे से जो है क्वेश्चन को एड्रेस किया। तो इसको आपको डेफिनेटली इसको जो है कुछ इंट्रोडक्शन अलग रखना था, कुछ सब हेडिंग्स बनानी थी एक दो, और फिर कंक्लूजन का भी अलग क्लियरली दिखना चाहिए कि ये कंक्लूजन है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो इसके बाद जो है आपके रैंडम पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेसन फ्रॉम मिलिट्री रूल, अगेन आपने लिख तो दिया बट इस पॉइंट का रिलेवेंस क्या है,
आप कैसे इसको रिलेट कर रहे हो क्वेश्चन से, ये नहीं बताया, ठीक है। नाउ व्हाट दिस मीन्स, ये अगेन जो लिखा आपने समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगेन देखिए, जो भी इश्यूज है, ऑपरेशन सनराइज आपने लिखा, सर्टेनली गुड, बट अगेन इसको ब्रीफ में आपको प्रॉपरली लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपने आईएमटी हाईवे और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में लिखा, बट प्लीज राइट फुल फॉर्म राइट करिए इनका, ठीक है। तो ये चीजें जो है मेनली, देखो आपके पास नॉलेज है, देखो इतना चेक करके हम बता रहे हैं तो आपको डीमोरलाइज करने के लिए नहीं है, आपके पास नॉलेज है, आपको उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना है और प्रॉपरली प्रेजेंट करना है, बस ये चीज आपको करनी है। आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, आपको आंसर लिखने में भी कम टाइम लगेगा, ठीक है गाइस। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कल से फिर से सौरभ सर आपका लेंगे, उनका कुछ आज टेक्निकल इशू था तो इसलिए मैंने लिया सेशन, ठीक है। तो कल से शायद से आपका सौरभ सर लेंगे अगर उनका टेक्निकल इशू ठीक हो जाता है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ जितना स्प्रेड कर सकते हैं अपने ग्रुप में हमारे बारे में प्लीज़ स्प्रेड करिए अपने दोस्तों से जो प्रिपेयर कर रहे हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करिए, आपके दोस्त भी करें, दोनों अगर डिस्कस करोगे तो ट्रस्ट मी जो लोग, अगर देखिए एक चीज आई वुड रिक्वेस्ट, जो लोग फर्स्ट डे से आंसर लिख रहे हैं, फर्स्ट डे से, अगर वो लोग चाहें तो वो लोग अपना फर्स्ट डे का आंसर कॉपी और अभी जो है रिसेंट उन्होंने लिखा है आंसर, या जो लेटेस्ट 10-15 दिन बाद भी लिखा है उसका आंसर कॉपी शेयर करें, एंड वी विल हाईलाइट कि क्या डिफरेंस आया। तो प्लीज डू शेयर इट इन दी प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन ग्रुप, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि डेली 1 या 2 आंसर लिख के भी आप कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते, बट इट कुड बी अ वेरी मेजर थिंग, ठीक है। इसके थ्रू बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।